तो आइए वीडियो में हम लोग ये जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन की क्या क्या हानियां है, जीवाश्म ईंधन को संरक्षित करने की क्यों आवश्यकता है, इन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास करेंगे और इसको एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये जो प्रश्न है, ये जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवाश्म ईंधन से क्या क्या हानियां होती है, जीवाश्म ईंधन को संरक्षित करने की क्यों आवश्यकता है, ये क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आपको यकीन नहीं होता है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को एक बार जरूर पलट करके देखिएगा, आपको इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए अब हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर और इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि नाम ही स्पष्ट है, जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब क्या हुआ? पेड़ पौधे के मृत अवशेष। पेड़ पौधे के मृत अवशेष का मतलब क्या हुआ? पेड़ पौधे जो मर जाता है और मर जाने के बाद धरती के गहराई में चले जाता है, वैसे ये कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण किस तरह से होता है, इसके बारे में हमने बहुत पहले ही वीडियो बना दिए हैं ना, कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से जरूर है उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर हम आपको समझा रहे थे, पेड़ पौधे के मृत अवशेष से बने हुए हम ईंधन को हम लोग कहते हैं जीवाश्म ईंधन। पेड़ पौधे के मृत अवशेष का मतलब क्या हुआ? कई कारणवश, चाहे भूकंप हो गया, चाहे आंधी तूफान हो गया, जिसके कारण से प्रारंभिक मतलब ये बात बहुत हजार लाखों वर्ष पहले की है। धीरे धीरे ये पेड़ पौधा, समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव, समुद्री घास, ये धीरे धीरे क्या हो गया? धीरे धीरे मिट्टी के गहराई में धीरे धीरे दबते गया और एक ऐसा स्थिति आया, इसका संपर्क वायुमंडल के ऑक्सीजन से टूट गया। जब ये ऑक्सीजन से संपर्क टूटा, और हम सभी जानते हैं पृथ्वी के गहराई में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ता है, टेम्परेचर और प्रेशर के बढ़ने से ये दोनों चीज किस में बदल गया? पेड़ पौधा बदल गया कोयला में, और इसके बाद समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव, समुद्री घास, ये सब बदल गया पेट्रोलियम में। इसी पेट्रोलियम से निष्कर्षण करता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, पैराफिन, मोम, कई तरह के पदार्थ को निकालते हैं। तो ये सारे ईंधन क्या होता है, ये सारे पदार्थ क्या होता है, इन्हीं को कहते हैं हम लोग जीवाश्म ईंधन। तो इसको कई रूपों में परिभाषित कर सकते हैं। जीवों के अवशेष से बना ईंधन को हम लोग कहते हैं जीवाश्म ईंधन, यानी तो जीवों के जीवित मृत अवशेष से बने ईंधन को हम लोग क्या कहेंगे? जीवाश्म ईंधन कहेंगे। ये क्या होता है बाबू? ये ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत होता है। सबसे पहले ऋतु यहाँ पे समझने का 10 मिनट आप समय दे दीजिए, आप समझ जाइएगा। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का मतलब क्या होता है ऋतु? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत का मतलब होता है वे ऊर्जा के स्रोत जो समाप्य हो, वे ऊर्जा के स्रोत जो समाप्त हो, कहीं न कहीं वो जिसका इस्तेमाल हम लोग बार बार करेंगे, कहीं न कहीं जिसका इस्तेमाल हम लोग अंधाधुंध करेंगे, तो ये आने वाले पीढ़ियों के लिए नहीं बचेगा। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत वे स्रोत को कहते हैं, वैसे ऊर्जा के स्रोत को कहते हैं जिसका कहीं न कहीं हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन सबों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये आने वाले समय में, आने वाली नस्ल के लिए नहीं बचेगा, जिससे आने वाले समय के लोगों में विकास में बाधाएँ उत्पन्न होगी, संकटें उत्पन्न होगी। ऋतु, हम यहाँ पे ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कितना भी नकारे, कितना भी गंदा क्यों न समझे किसको? जीवाश्म ईंधन को, कोयला, पेट्रोलियम को, प्राकृतिक गैस को, कितना भी उसको धुतकारे क्यों न, कितना ही खराब उसके बारे में क्यों न सोचे, क्योंकि खराब सोचा जाना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि इन्हें जलाने पे हम लोग को कई तरह के प्रदूषित गैस की प्राप्ति होती है, कई तरह की, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, कई तरह की हानिकारक गैसें उत्पन्न होती है। तो इन सारे हानिकारक गैस उत्पन्न होने के बावजूद भी इनका हमारे व्यावहारिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में इसका कई सारे इस्तेमाल है। इसके बिना औद्योगिक विकास की गति देना संभव नहीं है। बोलिए कैसे? क्या होगा किसी देश के अंदर में, अगर मान के चलिए कोयला नहीं रहेगा तो क्या वहाँ पे बिजली, जो आज हम अपने देश के अंदर में देख रहे हैं, आज भी कहीं न कहीं हम लोग बिजली उत्पादन में सबसे ज़्यादा कोयला पर ही डिपेंडेंट है। अगर क्या होगा किसी देश के अंदर में, पैराफिन, मोम, अलकतरा, ये सब नहीं रहेगा, क्या होगा अगर पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल नहीं रहेगा, तो उस स्थिति में उस देश की औद्योगिक अवस्था या विकास की स्थिति किस तरह से होगा, कैसे होगा? आप सोचिए, कल्पना कीजिए। हम कितना ही इसको क्यों ना नकारें, कितना ही इसको खराब क्यों ना कहें, जो है तुम्हारे आने से जो है हमारे अगल-बगल का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिससे श्वसन संबंधी कई इस प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। हाँ, ये तो होता है, हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करने से इसका हानि तो बहुत ज़्यादा है हमारे दैनिक जीवन में। इसी के कारण से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या क्या हुआ? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? इन्हें जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस ज़्यादा उत्पन्न होती है, जिसके कारण से क्या होता है, यहाँ पे हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। तो कई प्रकार की समस्याएं तो आ रही है, लेकिन इसके बिना कहिएगा आप औद्योगिक गति या देश की तरक्की कर सकते हैं, ये भी तो संभव नहीं है। इसके बारे में मान के चलिए, इसके स्थान पे अगर आप दूसरा चीज़ खोज लीजिएगा तब ना, दूसरा चीज़ इसके वैकल्पिक रूप में मान के चलिए, इसको आप नकारिएगा तो मान के चलिए, नकारिएगा तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो, इसके बदले में आपको दूसरा ईंधन का स्रोत ढूँढना पड़ेगा, आप जो कि अभी ढूँढा नहीं गया है।
इसके बदले में हम लोग हाइड्रोजन पर रिसर्च कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ सीएनजी गैस का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं ना। तो अभी वर्तमान समय में हम लोग कहीं न कहीं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस पर ना हम लोग डिपेंडेंट है। औद्योगिक मान के चलिए, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर में कोयला का इस्तेमाल अंधाधुंध कर रहे हैं। इसके बाद जितने भी परिवहन व्यवस्था हो गया, उस समय पेट्रोल, डीजल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। जितने भी रोड और बना रहे हैं, उसमें बिटुमेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोल तार, कोल गैस, ये सब का इस्तेमाल हो रहा है। कई रूपों में कर रहे हैं इस सब का इस्तेमाल। बात को समझिए। तो कहीं न कहीं अगर मान के चलिए, जिस अनुसार से अभी हम इस ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस जीवाश्म ईंधन का भरपूर अंधाधुंध उत्पादन कर रहे हैं, अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए समाप्त हो जाएगा। जब समाप्त हो जाएगा तो उसका विकास कभी भी एक गति जो हम देखते हैं, उसका विकास संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए जीवाश्म ईंधन को संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये समाप्य संसाधन है, क्योंकि ये ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। एक बार बोर्ड पे देखिए हम किस तरह से जीवाश्म ईंधन का परिभाषा लिखे हैं, उसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। वैसे हम ये जान चुके हैं, ये हम समझ चुके हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। फिर भी देखिए यहाँ पे जीवाश्म ईंधन क्या है, इसके हानियों को लिखिए। 5 अंक में या 2 अंक में या 3 अंक में इस तरह से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को फ्लैट करके देख लीजिएगा ना। देखिए जीवाश्म ईंधन के बारे में क्या लिखे हैं, जीवों के मृत अवशेष से बने ईंधन को जीवाश्म कहते हैं, या जीवों के अवशेष से बने ईंधन को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। यह ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो समाप्य होते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो कहीं न कहीं समाप्त होते हैं, जिसका एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो उसकी पुनः प्राप्ति करने के लिए हम लोग को कई हज़ार लाख वर्ष इंतज़ार करना पड़ेगा। जो कोयला और जो पेट्रोल हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या जिसका यूज़ कर लिए, क्या वो उसकी प्राप्ति तुरंत संभव है? नहीं ना है। अब कई हज़ारों लाख वर्ष पृथ्वी के अंदर में जाएगा, तब होगा, टेम्परेचर, प्रेशर पड़ेगा, तब होगा। ना कई हज़ारों लाख वर्ष इंतज़ार करना पड़ता है ना। तो ये ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, सीएनजी। इसको कई रूपों में परिभाषित कर सकते हैं। कहेंगे मान के चलिए आपको नहीं याद रहेगा तो उसी दिन क्या करेंगे, कोयला, पेट्रोलियम, सीएनजी को ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, ये ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। जब आप एक बात को एक बेहतरीन तरीका से समझ जाइएगा, आपको कहीं पर भी लिखने में दिक्कतें नहीं आएगी। बस वही बात को समझिए ना। देखिए हम आपको बार-बार हम कहते रहते हैं, हम यहाँ पे जो भी समझाने की कोशिश करते रहते हैं, उसको समझिए। फिर इसके बाद क्या हम लिखा रहे हैं, उसको तो नोट्स करना ही है। इसके साथ ही साथ हम क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं लिखा रहे हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए। खुद का नोट्स बनाइए ना। सर जो भी कह रहे हैं उसकी सारी बातों को, क्या-क्या हम वीडियो के अंदर में कह रहे हैं, क्या-क्या नहीं लिखा है, उसका भी नोट्स बना लीजिए। शेयर करना बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरी होता है ना। आप अगर ज़िंदगी में बेहतर करना चाहते हैं तो खुद से नोट्स बनाइए, खुद सेल्फ स्टडी कीजिए। जितना सेल्फ स्टडी कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा ना। यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, अतः इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, अतः इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। मान के चलिए जीवाश्म ईंधन के बारे में हम आपको यहाँ पे समझाएँ। हम आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से सीख लिए होंगे। जीवों के मृत अवशेष से बने ईंधन को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत होता है, अतः इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। अतः इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। अब भाई इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, जीवाश्म ईंधन को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये प्राकृतिक संसाधन ना है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये मनुष्य ने निर्माण किया है, नहीं निर्माण किया है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। या तो इस रूप में क्वेश्चन पूछ देगा, प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और इसके बारे में हमने वीडियो बना दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का भी लिंक हम यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे जरूर देखिएगा इस वीडियो को ना। जितना कह रहे उतना कीजिए। क्वेश्चन बैंक को खूब पढ़िए, बढ़िया से खूब दिल लगा के पढ़िए, समझदारी के साथ पढ़िए, आपको जिंदगी में कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण करने की आवश्यकता हो क्यों पड़ती है, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है, यानी तो कहेगा कोयला, पेट्रोलियम अर्थात जीवाश्म ईंधन को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है। चाहे ये कहे चाहे वो कहे, बात तो दोनों बराबर है, दोनों प्राकृतिक के संसाधन है। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को संरक्षित करने की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि ये एक समाप्य संसाधन है। ये ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत या ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। जिस अनुसार से हम लोग आज के दौर में प्राकृतिक संसाधन का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आने वाले समय में कहीं न कहीं आने वाले पीढ़ी के लिए समाप्त हो जाएगा, उसके लिए बचेगा नहीं। जिसके फलस्वरूप जो आज हम दुनिया के अंदर में गति देख रहे हैं विकास का, उसके जीवन में उस तरह का गति नहीं आ पाएगा, वो तरक्की नहीं कर पाएगा। किसी भी देश के बारे में हम बताएं ना,
हमारे यहाँ जो भी ऑफलाइन में पढ़ रहे हो चाहे ऑनलाइन में जो भी हम हमारे यहाँ पढ़ रहे हो उसके बारे में, संसाधन के बारे में हम समझाए थे। तो संसाधन के बारे में हम आपको बताए थे, किसी भी देश की गति देना है तो उस देश के अंदर में क्या रहना चाहिए? संसाधन। उद्योग की गति देना है तो आपको कोयला पेट्रोलियम चाहिए ही, कोयला तो चाहिए जनरली। अब सड़क परिवहन में आप जितना भी गाड़ी अब मान के चलिए यूज कर रहे हैं तो उसमें पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। अगर ये सब नहीं रहेगा तो क्या औद्योगिक विकास की गति संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जीवन में क्या गुणात्मक परिवर्तन हो पाएगा? जीवन में गुणात्मक परिवर्तन मतलब क्या हुआ? एक सकारात्मक बदलाव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो औद्योगिक क्रांति के विकास में इन सभी का बहुत ही बड़ा योगदान है। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या? जब मशीन आया तो उस समय क्या हुआ था? इसी समय का कोयले पेट्रोलियम का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, तो औद्योगिक क्रांति के सक्सेस में, औद्योगिक क्रांति की सफलता में इन ईंधनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बात को समझिए। और इसके साथ ही साथ इन्हें संरक्षित करने की इसलिए आवश्यकता है, अगर मान के चलिए जिस अनुसार से हम लोग ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे कई प्रकार के हानिकारक प्रदूषण गैस भी निकलते हैं जो हमारे वातावरण के लिए हानिकारक होता है ना। बात को समझिए, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझिए, बस आपका काम हो जाएगा। और इसके बाद देखिए जीवाश्म ईंधन के हानियों के बारे में क्या कह रहे हैं। जीवाश्म ईंधन के हानि के बारे में क्या लिखे हैं? इन्हें जलाने पर वायु प्रदूषण होते हैं, और वायु जब ये प्रदूषित होगा और उसी प्रदूषित हवा को आप श्वसन के रूप में लीजिएगा तो उस दिन में आपको श्वसन से संबंधित कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी, जिसका स्वास्थ्य पर आपका बुरा प्रभाव पड़ेगा। बात को समझिए। तो इसे जलाने पर वायु प्रदूषण होता है, जिससे श्वसन संबंधी कई रोग उत्पन्न हो सकते हैं। बात को समझिए। दूसरा, ये जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। या देखिए यहाँ पे ये एनसीईआरटी में जिस तरह से था ना उस अनुसार से हम लिखा दिए ना। तो एनसीईआरटी में लैंग्वेज थोड़ा रहता है इधर उधर। अब हम यहाँ पे आपको जिस अनुसार से समझा रहे हैं उस अनुसार से लिखिएगा। इन्हें जलाने पर ये मुख्य रूप से कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, जो कि अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। और यही अम्लीय ऑक्साइड क्या होता है? वर्षा के साथ जब मिल जाते हैं तो यही क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा का क्या क्या प्रभाव है आप सभी तो जानते होंगे। अम्लीय वर्षा का क्या प्रभाव है? अम्लीय वर्षा इतना खतरनाक वर्षा होता है, अगर मान के चलिए किसी नदी में मिल गया, किसी पानी में मिल गया, उसको कोई इंसान पिएगा तो तुरंत मर जाएगा। तब नहीं देख रहे हैं किसी भी बिल्डिंग को, चाहे ताजमहल में देखिए, चाहे कुतुब मीनार को देखिए, चाहे आप ही घर के अगल बगल में देखिए, कोई भी भवन है उसको बार बार पेंट कराने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे वायुमंडल में क्या हो गया है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे जहरीली गैस का मात्रा बहुत बढ़ गया है। और यही गैस क्या होता है? वर्षा जल के साथ मिल जाता है, जो एक अम्लीय वर्षा का रूप ले लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये इन सभी भवनों का रंग बार बार हेरफेर हो रहा है, जिसके कारण से हम लोग को बार बार उसको पेंट करना पड़ता है। तो ये काफ़ी हानिकारक होता है ना। तो यहाँ पे जो दूसरा नंबर में जो बात है, अगर यहाँ पे आपको लिखने में दिक्कत होगा तो उस दिन हम जिस अनुसार से कह रहे हैं उस अनुसार से लिखिएगा कॉपी में। क्या? इन्हें जलाने पर ये मुख्य रूप से कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। और हम सभी जानते हैं ये कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर ये सब क्या है? अधातु है। और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। और यही अम्लीय का ऑक्साइड, ये अम्लीय का ऑक्साइड अगर वर्षा जल के साथ मिलेगा तो अम्लीय ऑक्साइड बनेगा, और जिसे हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। और अम्ल वर्षा के बारे में हम एक बार और समझाए थे। क्या समझाए थे? जब वर्षा जल के पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। जितना कह रहे हैं उतना आप ध्यान दीजिए, आपको कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी। देखिए सीएनजी का मतलब क्या होता है? संपिंडित प्राकृतिक गैस। इसका मुख्य अवयव पूछते रहता है। सीएनजी संपिंडित प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? तो इसका मुख्य अवयव होता है मीथेन। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है? तो एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसका इस्तेमाल हम लोग घरों में खाना बनाने ईंधन के रूप में करते हैं, उसका मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन और सीएनजी का मुख्य अवयव मीथेन। इन दो बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना। देखिए इसके बाद ये ग्रीन हाउस प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। क्या होता है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव? आज बढ़ते विकसित दुनिया में, आज बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र के अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं? कोयला पेट्रोलियम का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। कोयला पेट्रोलियम का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको जलाते हैं तो ये मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है। और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। हमारे वायुमंडल के टेम्परेचर में काफ़ी वृद्धि हुई, जिसके कारण से हम लोग को जीवन जीने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब गर्मी इतना बढ़ जाएगा जिस कारण से आप मान के चलिए कपड़ा तपड़ा सब खोलना पड़ता है, गर्मी के दिनों में खोलना पड़ता है ना। तो इसको एक बेहतरीन तरीका से समझिए, ग्रीन हाउस प्रभाव से, यानी तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? बाबू एक वीडियो बना देंगे, उसको बढ़िया से समझ लिया तो कितना काम होगा।
ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? ये टॉपिक तो आपको लिखाए थे, ग्लोबल वार्मिंग या विश्व तापन। विश्व तापन से आप क्या समझते हैं? विश्व तापन से आप क्या समझते हैं? ग्लोबल वार्मिंग या विश्व तापन, इसको एक बेहतरीन तरीका से समझिए। बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र में, बढ़ते विकसित दौर में हम लोग जो है कहीं ना कहीं संसाधन का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयला पेट्रोलियम का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। कोयला पेट्रोलियम का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिस कारण से हमारे वायुमंडल का तापमान काफ़ी बढ़ रहा है, काफ़ी बढ़ गया है। और इस तरह की समस्या पूरे विश्व में है, इसलिए हम लोग कहते हैं विश्व तापन। विश्व तापन का मतलब क्या हुआ? इस समस्या से पूरा दुनिया परेशान, पूरा विश्व परेशान है। तापन का मतलब टेम्परेचर, तापमान छुपा हुआ रहता है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग ये इंग्लिश शब्द हुआ। ग्लोबल का मतलब विश्व, वार्मिंग मतलब तापन, तापमान ना। कोयला, पेट्रोलियम और अन्य प्राकृतिक गैसों के इस्तेमाल करने से, जैसे कि मान के चलिए लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब का इस्तेमाल करने से हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। और हम सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल के टेम्परेचर में काफ़ी इजाफा हुआ है। इजाफा का मतलब वृद्धि हुई है। और इस तरह की समस्या पूरे विश्व के अंदर में, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? विश्व तापन। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो यहाँ पर हम आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे, वहाँ से आपको लिख लेना है, इसको समझना है बेहतरीन तरीके से ना। अब वैसे समझ गए होंगे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का अंधाधुंध इस्तेमाल करने से ये मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। और यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल के टेम्परेचर को, हमारे वायुमंडल के तापमान को काफ़ी बढ़ा दिया है। और ये समस्या पूरे विश्व के अंदर में, टेम्परेचर बढ़ना समस्या है ना, बहुत ही समस्या। आप रह ही नहीं पाइएगा, टिके नहीं पाइएगा। क्या होगा गर्मी के मौसम में? आप कूलर नहीं रहेगा, क्या मान के चलिए आपके पास पंखा नहीं रहेगा, ठंडी ठंडी हवाएं नहीं रहेगा, दूसरे दिन में व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं ना, कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पूरा दुनिया जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट से, ग्रीन हाउस प्रभाव से परेशान है। इसलिए हम लोग क्या कहते, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं विश्व तापन, ग्लोबल वार्मिंग ना। जीवाश्म ईंधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल, FOSSIL, फॉसिल FUEL, फॉसिल फ्यूल। जीवाश्म ईंधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल। हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। फिलहाल एक बार और एक बेहतरीन तरीका से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जीवों के मृत अवशेष से बने ईंधन को हम लोग क्या कहेंगे? जीवाश्म ईंधन। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? फॉसिल फ्यूल ना। ये ऊर्जा का क्या होता है? पारंपरिक स्रोत होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सीएनजी का मुख्य अवयव मीथेन और एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। यह ऊर्जा का अनवकरणीय स्रोत है, अतः इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। अब मान के चलिए जीवाश्म ईंधन क्या है, ये क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ तक लिखिएगा। आप पूछेगा जीवाश्म ईंधन को संरक्षित करने की क्यों आवश्यकता है, या प्राकृतिक गैस को संरक्षित करने की, या प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित करने की क्यों आवश्यकता है, तो दोनों का मतलब एक ही है। दोनों का मतलब प्राकृतिक संसाधनों में, जैसे मान के चलो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन सभी संसाधन को संरक्षित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, अगर जिस अनुसार से हम अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं अभी वर्तमान समय में, विकासशील या विकसित के दौर में, हम चाह रहे हम कितना गति करें, कितना मतलब कि विकसित हो, कितना मतलब आगे बढ़े इस विकास की ओर में, इस विकसित समाज की ओर अग्रसर बढ़ने के लिए हम जो जिस तरह से संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय, आने वाले नस्ल के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं बचेगा, जो आने वाले समय में उसके विकास में रोड़ा उत्पन्न होगी, एक अवरोध पैदा करेगी, उसके विकास को एक सकारात्मक, एक मूर्त रूप नहीं दे पाएगा। कौन? अगर मान के चलिए हमारे पास कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस नहीं रहेगा। और उसके साथ ही साथ इसे संरक्षित करने की इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि ये ऊर्जा का अनवकरणीय स्रोत है, तुरंत समाप्त हो जाएगा ना। और इसके साथ ही साथ अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होगी, दिक्कतें पैदा होगी। बात को समझिए, हम जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे उसको समझ लीजिए ना। 100 बात की एक बात बस समझिएगा, सोचिएगा, आपका काम बन जाएगा। जीवाश्म ईंधन की हानियाँ क्या है? इन्हें जलाने पर ये वायु प्रदूषण होता है। इन्हें जलाने पर क्या होता है? वायु प्रदूषित होता है। और जब ये वायु प्रदूषित होगा तो उसी वायु प्रदूषित हवा के संपर्क में हम लोग रहेंगे, उसको श्वसन के रूप में लेंगे, तो कई प्रकार के श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न हो सकते हैं ना। इन्हें जलाने पर ये मुख्य रूप से कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, या इसके बाद कार्बन के ऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं? अम्लीय होती हैं। और यही अम्लीय वर्षा जल के साथ मिल जाता है तो अम्ल वर्षा का निर्माण करता है। और ये अम्ल वर्षा क्या होता है? यही अम्ल वर्षा को कोई भी जलीय जीवधारी पिएगा, जल में रहने वाले कोई भी जीव पिएगा, या यही अम्लीय वर्षा किसी भवन पर पड़ेगा तो उसकी सुंदरता में कई प्रकार के सजीवों की जान भी ले सकता है ना।
ये जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। इनसे अम्लीय वर्षा होती है जो हमारे जल तथा मृदा संसाधन को प्रभावित करती है। जल को भी प्रभावित करती है, जल भी प्रदूषित हो जाता है, मिट्टी भी प्रदूषित हो जाता है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव भी उत्पन्न करती है। इसके साथ ही साथ हम बताएं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, विश्व तापन के बारे में। विश्व तापन का मतलब क्या हुआ? पूरा दुनिया टेम्परेचर से परेशान है। और किसके वजह से? हम लोग कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का अंधाधुंध इस्तेमाल करने से हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, जिसके कारण से टेम्परेचर हमारे वायुमंडल का लगातार बढ़ रहा है। ये समस्या, इस तरह की समस्या पूरी दुनिया के अंदर में है। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग, विश्व तापन। हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से सीख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। यदि आप नहीं समझे हैं, इस वीडियो के अंदर में हमने जो भी आपको समझाने की कोशिश की है, अगर आपके अंदर में नहीं गया है तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे ना। इतना बात लिख लिया रही तो अब क्या करेंगे? ईंधन के बारे में हम लिखाए थे ना, आपका ये ईंधन चैप्टर से है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ईंधन के बारे में लिखेंगे। ईंधन के बारे में क्या लिखेंगे बाबू? ईंधन के बारे में लिखेंगे। ईंधन के बारे में लिखेंगे। देखो ईंधन के बारे में क्या लिखेंगे? वैसे पदार्थ ये लिखा हुआ है, वैसे पदार्थ जिन्हें जलाने पर उसमें एवं प्रकाश उत्पन्न करे, ये लिखा है ना। चलो लिखना नहीं है तो वैसे पदार्थ जिन्हें जलाने पर उसमें एवं प्रकाश उत्पन्न करे, चलो लिखना नहीं है तो उसे ईंधन कहते हैं। ईंधन कितने तरह के हो सकते हैं? ईंधन 3 तरह के हो सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस। जैसे लकड़ी हो गया, चारकोल हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या है? ठोस, ईंधन का ठोस रूप है। द्रव में सीएनजी, द्रव में सीएनजी नहीं, और केरोसिन तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये द्रव में हो गया। और गैस में सीएनजी, एलपीजी और जो भी देख रहे हैं, सीएनजी, एलपीजी मुख्य रूप से ना। तो ईंधन 3 तरह से हो सकते हैं। तो ईंधन 3 तरह से, में पहला में क्या हो गया? ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। ईंधन 3 तरह के हो सकते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, गोईठा। जो लिखना है, गोईठा मत लिखिए, डीजल, पेट्रोल, जो लिखना है। इतना बात लिख लिए। ईंधन 3 तरह से हो सकते हैं। अब इसके बाद हम बताए थे ईंधन के प्रकार। प्राथमिक ईंधन के बारे में तो हम पढ़ा दिए हैं। प्राथमिक ईंधन, द्वितीयक ईंधन, इतना टॉपिक लिखना है कॉपी में, फेयर में ना। आज के लिए ईंधन चैप्टर से इतना बात आपको कॉपी में लिखना है। पढ़ा दिए तो अभी नोट्स मत कीजिए। पहले क्या करेंगे? ईंधन क्या है इसका परिभाषा देंगे, और इसके बाद ईंधन कितने तरह के होते हैं, इतना ईंधन कितने तरह के होते थे? 3 तरह से, ठोस, द्रव, गैस। ये इतना तक लिखिएगा। फिर इसके बाद प्राथमिक ईंधन और द्वितीयक ईंधन। प्राथमिक ईंधन का मतलब क्या हुआ? जो हमें पेड़ पौधा यानी कि प्रकृति से प्राप्त होती है, प्रकृति में पाए जाने वाले ईंधन को हम लोग क्या कहेंगे? प्राथमिक ईंधन। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक ईंधन है? इस तरह से, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला और पेट्रोलियम। इसमें क्या हो गया? द्वितीयक ईंधन में क्या दीजिएगा? कोयला गैस, कोक, कोलतार, नहीं ना, चारकोल, रसोई गैस, जल गैस ना, रसोई गैस, इतना। तो ये प्राथमिक ईंधन के बारे में किस तरह से समझेंगे? प्रकृति में पाए जाने वाले ईंधन को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक ईंधन। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, ये प्रकृति से ही ना प्राप्त होता है। इनसे जो अगला प्राप्त होगा उसको हम लोग कहेंगे द्वितीयक ईंधन। कोयला से कोयला गैस होगा, कोक प्राप्त होगा, कोलतार प्राप्त होगा, पेट्रोलियम से रसोई गैस यानी कि एलपीजी, वही ना। पेट्रोलियम से अलग अलग तरह का पदार्थ मिलता है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले ईंधन को हम लोग प्राथमिक ईंधन, और प्राथमिक ईंधन से प्राप्त होने वाले ईंधन को द्वितीयक ईंधन। प्राथमिक ईंधन से ही इसकी प्राप्ति होती है ना, तो उसे हम लोग कहेंगे द्वितीयक ईंधन। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाने की कोशिश किए हैं उसको आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। देखिए एक और क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे
आदर्श ईंधन की विशेषता के बारे में पूछते रहता है। एक आदर्श ईंधन की क्या विशेषता होती है? एक आदर्श ईंधन की क्या विशेषता होगी? कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक आदर्श ईंधन की विशेषता क्या होगी? वैसे ईंधन जिन्हें जलाने पर ऊष्मा अधिक मात्रा में दे, जो प्रदूषण कम फैलाए, जो सस्ता में मिल जाए, जो आसानी से मिल जाए, जो सबके लिए सुलभ हो, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में, भंडारण करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उत्तम ऊर्जा के स्रोत से आप क्या समझते हैं? ये भी वीडियो हम बना दिए हैं। तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। उस वीडियो को भी आप देखिएगा और कॉपी में नोट्स करते जाइए, फेयर करते जाइए, कॉपी बनाते जाइए साइंस का। आपका धीरे-धीरे क्या होगा, कॉपी बन जाएगा, इतना मोटा हो जाएगा और जब आपका पूरा कंप्लीट रूप से तैयारी हो जाएगा तो आपको मैट्रिक के एग्ज़ाम में छोड़िए ना, कहीं न कहीं किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा, आपको कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी। तैयारी करते जाइए। एक आदर्श ईंधन या उत्तम ऊर्जा का स्रोत या उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? उत्तम ईंधन या एक आदर्श ईंधन उसे कहा जाता है जो पर्यावरण के लिए सुलभ हो, जो पर्यावरण में कम प्रदूषण करे, जो अच्छा ऊष्मा उत्पन्न करे, जो प्रति के एकांक द्रव्यमान से अधिक कार्य करे, जितना का लाए उससे ज़्यादा काम करे। 5 केजी का काम लाए 10 केजी का काम करे, 7 केजी का काम करे, 8 केजी का काम करे, जितना द्रव्यमान का उससे ज़्यादा काम करे। जो जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, जो सस्ता हो, जो सुलभ हो, ना जो सबके लिए हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आदर्श ईंधन। वैसे हम इसके बारे में समझा दिए हैं ना, फिर बार-बार उसी पे क्यों हम बहस करें, ना बार-बार उसी पे क्यों चर्चा करें? देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।